तो अपन आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ तक अपन पढ़ चुके थे, आज अपन न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ेंगे, है ना। न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ की हेल्प से अपन ने निकाला था कि मास इनटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं अगर कांस्टेंट मास है तो। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। Forces always exist in pair. It means there is equal, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, कह सकते कोई बात नहीं है, बट forces always exist in pair. These are called action reaction pairs. These are called action reaction pairs. मतलब forces हमेशा action reaction pair की फॉर्म में exist करते हैं. If a body exerts a force F on other body, अगर एक बॉडी एक दूसरी बॉडी पे F फोर्स लगाती है, फोर्स इज अ वेक्टर, मान लो एक दो बॉडीज हैं, है ना, ये A है ये B है, मान लो ये इस पे F फोर्स लगाती है इस तरफ, तो दूसरी बॉडी भी इस पे F फोर्स लगाएगी इस तरफ। मतलब ये मैं कह रहा हूं दिस इज फोर्स ऑन A ड्यू टू B, A पे B का फोर्स, और ये है फोर्स ऑन B ड्यू टू, मतलब अगर बॉडी ए बॉडी बी पे फोर्स लगा रही है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे फोर्स लगाएगी, एंड दीज आर कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर्स। क्या कहे जाते हैं ये? एक्शन रिएक्शन पेयर्स, है ना। इनमें से किसको एक्शन कह रहे हैं किसको रिएक्शन कह रहे हैं ये नहीं कह सकते, दोनों साथ साथ लगते हैं, दोनों साथ साथ लगते हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि हर फोर्स दुनिया में पेयर में एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर कोई एक बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है तो इसका दूसरा फोर्स भी दुनिया में कहीं ना कहीं होगा ही, है ना। तो अगर if a body exerts a force F on the other body, then there will always exert, there will always exert, there will always be its pair force, हमेशा इसका पेयर वाला फोर्स ही होगा। इनको एक्शन रिएक्शन पेयर्स बोलते हैं। दुनिया का हर फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में जो ध्यान रखनी है। एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। पहला, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ध्यान देखिए यहाँ भी डायग्राम में दिख रहा है, ये इस पे इधर लगा रहा है तो ये इस पे इधर लगा रहा है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में ऑपोजिट है, मतलब एंटी पैरेलल। ध्यान से सुनना ये प्रॉपर्टीज, दे आर ड्यू टू सेम कॉज, वो सेम कॉज से लगते हैं, और मैं इसको कहूं तो दे हैव सेम नेचर, दे हैव सेम नेचर। सेम नेचर कहने का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का रिएक्शन फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन का रिएक्शन नॉर्मल होगा, टेंशन का रिएक्शन टेंशन होगा, फ्रिक्शन का रिएक्शन फ्रिक्शन होगा, मैग्नेटिक फोर्स का रिएक्शन मैग्नेटिक फोर्स होगा। जिस नेचर का एक फोर्स है दूसरा फोर्स भी उसी नेचर का होगा और उसी कॉज से लगेगा। इक्वल और अपोजिट होता है, सेम नेचर का होता है।
एक्ट्स एट द सेम इंस्टेंट, सेम इंस्टेंट पे लगता है। मतलब जिस, मान लो मैं सामने किसी चीज को धक्का दे रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको मैं ना ऐसा पुश कर रहा हूँ, तो मैं ब्लॉक पर अगर F फोर्स लगाऊंगा तो ब्लॉक भी मुझ पर F फोर्स लगाएगा उसी इंस्टेंट। वैसा नहीं 2 मिनट बाद लगाएगा या 2 सेकंड बाद लगाएगा। जैसे ही मैंने ब्लॉक पे F फोर्स लगाया, ब्लॉक भी मुझ पे F फोर्स लगाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब मैंने ब्लॉक पे F फोर्स लगाया तो ब्लॉक भी उसी इंस्टेंट पे मुझ पे F फोर्स लगा। तो यहां से एक बात और पता चलती है कि दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। कहाँ एक्ट करते हैं? डिफरेंट बॉडीज पे। मतलब मैं कहूँ आदमी ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो फोर्स किस पे लगा? ब्लॉक पे। आदमी का फोर्स किस पे लगा? ब्लॉक पे। तो ब्लॉक ने आदमी पे फोर्स लगाया तो ब्लॉक का फोर्स किस पे लगा? आदमी, है ना? तो ब्लॉक ने आदमी पे फोर्स लगाया, आदमी ने ब्लॉक पे फोर्स लगाया। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन रिएक्शन पेयर के बारे में क्या क्या जाना? दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे आर ड्यू टू सेम कॉज और दे हैव सेम नेचर। एक ही तरह के फोर्स होते हैं, सेम इंस्टेंट पे लगते हैं और डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। ठीक। अगर मैं बात करूं एक सिस्टम की, है ना, मान लो बेटा एक सिस्टम है, ये 3 बॉडीज का सिस्टम है। सिस्टम मैंने बताया था क्या होता है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है और ये मान लो जमीन है ना? मैं कहूं कि इस सिस्टम का एफबीडी बनाइए, इस सिस्टम पे जो जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे लिखिए। तो सुनो तुम क्या क्या लिखोगे। इस सिस्टम पे सारे फोर्सेस लिखने हैं। तो तुम कहोगे सर इस सिस्टम पे जो फोर्स लग रहे हैं उसको अगर लिखा जाए, तो देखो मैं ध्यान से लिख रहा हूँ। तुम कहोगे सर आपने कहा था 2 टाइप के फोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इस सिस्टम पे एक तो एक्सटर्नल फोर्स आएगा जमीन से, है ना, सरफेस से, फोर्स ड्यू टू सरफेस। कहाँ से आएगा? सरफेस से। आगे बताऊंगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। अभी नॉर्मल नहीं पढ़ाया तो भी मैं कहूंगा फोर्स ड्यू टू सरफेस, है ना। एक होगा इस पूरे का वेट, है ना, वो भी फोर्स है, mg कहते हैं उसको, किसी बॉडी का वेट। ए बी सी बॉडीज है तो उसका वेट मतलब मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ सी इंटू जी। ये 2 फोर्स हैं इस पे एक्सटर्नल, जो इस पे बाहर से लग रहे हैं, तीनों का वेट और सरफेस जो सी पे लगा रही है फोर्स, और बाहर से कोई फोर्स नहीं है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से फोर्स। इसके अंदर फोर्स है एक इधर, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और एक ऊपर फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, मतलब जो बी ने ए पे लगाया और जो ए ने बी पे लगाया। फिर इस कॉन्टेक्ट पे आ रहा है फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और इधर फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ध्यान से देखिए, सिस्टम में चीजें थी ए बी सी, तो ए और बी के आपस का फोर्स, बी और सी के आपस का फोर्स, ये इंटरनल है। ए और सी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ये कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लगाएंगे, आगे सिखाऊंगा, है ना। तो आपसे मैंने कहा कि सिस्टम में कौन कौन से फोर्स है, तो आप ये कहोगे सर 2 पेयर ऑफ इंटरनल फोर्सेस हैं और ये एक्सटर्नल फोर्सेस है। बेटा अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो कि मैं आपसे पूछूंगी बताओ नेट फोर्स ऑन सिस्टम, इस सिस्टम पे नेट फोर्स बताओ, तुम कहोगे दिस इज सम ऑफ, सिग्मा मतलब समेशन होता है, सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस प्लस सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। और बहुत ध्यान से देखिए, ये इंटरनल फोर्सेस के एक्शन रिएक्शन पेयर सिस्टम के अंदर ही होते हैं। इंटरनल फोर्सेस कौन से होते हैं? जो सिस्टम के पार्टिकल एक दूसरे पे लगाते हैं, तो इनके एक्शन रिएक्शन पेयर अंदर ही होते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस का सम 0 होता है हमेशा, और एनी सिस्टम सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस 0। अच्छा ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसका रिएक्शन कहाँ लगाएगा? जो ये लगा रहा होगा, ये कौन लगा रहा है? अर्थ, तो इसका रिएक्शन अर्थ पे लगेगा। ये कौन लगा रहा है? सरफेस, तो इसका रिएक्शन सरफेस पर लगेगा। तो इसका रिएक्शन अंदर नहीं, इसका दूसरा पेयर अंदर नहीं है। लेकिन जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो, उनका सम क्या आता है? 0। तो किसी भी सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है, दिस इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स।
क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का सम जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि उनके एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। भाई मैंने तुमसे कहा कि सिस्टम के अंदर मान लो 4 पार्टिकल, मैंने इनको सिस्टम में मान लिया 1 2 3 4। ये आपस में जो भी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, जो भी लगाएंगे वो फोर्सेस सिस्टम के अंदर ही होंगे। ये आपस में जो भी फोर्स लगाएंगे वो सिस्टम के इंटरनल फोर्स होंगे। तो सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो होता है। तो हम जब भी सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करते हैं, दैट इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। वो क्या होता है? सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स। क्यों? क्योंकि इंटरनल का सम क्या हो जाएगा? हमेशा जीरो। तो आपसे जो मैंने आपको कल न्यूटन्स लॉ बताया था ना कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसको आप क्या लिखोगे कि नेट फोर्स मतलब समेशन ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आप जानते हो इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है? जीरो। तो आप कहोगे समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का समेशन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है? दिस इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, किसी बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम, है ना। तो यहाँ से अपन ने दो चीजें सीखी। एक तो थर्ड लॉ क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर, कि हर फोर्स दुनिया में पेयर में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई एक फोर्स लग रहा है तो उसका रिएक्शन फोर्स भी लगेगा ही सही। जो बॉडी लगाएगी उस पर फोर्स लगेगा, जब लगाएगी तभी लगेगा, जितना लगाएगी उतना ही लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। एक्शन रिएक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में ऑपोजिट होते हैं, पहली बात। फिर मैंने इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई जो आपको समझा दिया, डिफरेंट बॉडीज पे लगती हैं। और फिर मैंने कहा कि अगर हम कोई भी पार्टिकल्स का सिस्टम मानते हैं, जो मैंने आपको सिस्टम मानना सिखाया था, उसके इंटरनल फोर्स है, जितने भी इंटरनल फोर्स होंगे, हजारों लाखों पार्टिकल होंगे, उन सबके इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा क्या होता है? जीरो। क्योंकि उसका एक्शन रिएक्शन पेयर अंदर ही होगा। तो अगर मैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करूं तो उसके इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा जीरो होता है। तो जो नेट फोर्स बचता है वो हमेशा क्या बचता है? नेट एक्सटर्नल। ठीक है, तो जो न्यूटन सेकंड लॉ लिख रहे थे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें सिग्मा इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो सिर्फ क्या बचेगा? सिग्मा एक्सटर्नल फोर्सेस और इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये अपने न्यूटन के तीनों नियम हो जो अपन ने बेसिक तरीके से सीखे हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे चलेंगे फोर्स के बारे में। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, मतलब फोर्सेस का नेट फोर्स निकालने का मेथड क्या बताया? उनका वेक्टर सम करना है। वेक्टर करना अपने को आता है। फिर एक चीज बता रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम। और अभी जो इक्विलिब्रियम सीख रहे हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब मैंने समझाया था ट्रांसलेशन मोशन का, चलने वाली मोशन। अभी अपने लिए इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। It means net force on the body is zero. अगर एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। समेशन ऑफ नेट फोर्स, और कौन समेशन? वेक्टर समेशन। नेट फोर्स ऑन बॉडी इक्वल टू जीरो। और नेट फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इंटरनल का सम तो क्या होता है? जीरो है। और एक बॉडी की बात कर रहे हैं तो उस पर जो फोर्स आता है इंटरनल की बात ही नहीं करते हैं। कलेक्शन ऑफ बॉडीज की बात आती है तो अपन इंटरनल फोर्सेस का सम भी लिखते हैं। बट जनरली एक बॉडी या एक पार्टिकल के लिए जब लिखते हैं तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो। मेरी बात ध्यान से सुनना। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं कह रहा हूं कि फोर्स नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है तो मैं कहूंगा कि एक्स डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम भी जीरो होगा, वाई डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम जीरो होगा, और z डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम जीरो होगा। ये सेपरेटली अलग अलग जीरो होंगे। सोच के देखो बेटा, मैं एक बॉडी पे लिखता हूँ नेट फोर्स इक्वल टू, मैं कुछ लिखता हूँ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप।
और आपको मैंने बताया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर मैं कहता हूं ना कि ये जीरो है, इट मीन्स इट इज जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। इसका मतलब ये अलग जीरो, ये अलग जीरो और ये अलग जीरो। तो x डायरेक्शन में अलग फोर्स, नेट फोर्स जीरो, y डायरेक्शन में अलग नेट फोर्स जीरो और z डायरेक्शन में अलग नेट फोर्स जीरो। तो अगर एक पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब x में, y में, z में अलग अलग बैलेंस्ड होंगे। जीरो होना मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देना, नेट फोर्स जीरो मतलब एक दूसरे को कैंसिल करना, कि मतलब x डायरेक्शन के सारे फोर्सेस का सम करूं तो अलग जीरो होगा, y डायरेक्शन के सम फोर्सेस का सम करूं तो अलग जीरो होगा, z डायरेक्शन के फोर्सेस का सम करूं तो अलग जीरो होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कि कोई बॉडी है, उस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F2, इधर की तरफ लग रहा है 100 न्यूटन और इधर की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन। ये चार फोर्स तुम्हें दिखा रखे हैं, F1, F2, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन। और तुमसे कहा गया है कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। बहुत ध्यान से सुनना, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो आपसे कहते हैं फाइंड F1 एंड F2, F1 F2 बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इन सारे फोर्सेस का सम जीरो होगा। अब देखो इसमें ना बार बार अपने को ये देखना होता है कि ये देखो दोनों डायरेक्शंस आपस में 90 डिग्री पे हैं। इसका मतलब ये फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, इन दोनों का सम जीरो होगा। और सम जीरो तभी हो सकता है जब ये इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट तो ऑलरेडी है ही। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी हो गए मैग्नीट्यूड वाइज, तो इनका सम क्या आ जाएगा, जीरो, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। और उसी तरह ये फोर्स इसके इक्वल होगा, मतलब F1 को 50 न्यूटन बैलेंस करेगा, F2 को 100 न्यूटन बैलेंस करेगा, तभी इनका सम जीरो होगा। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि इक्विलिब्रियम है, x में अलग बैलेंस और y में अलग बैलेंस, है ना। अगर फोर्सेस जीरो हैं, तो जैसे अपन ने किया था ना x अलग y अलग, यहाँ भी वैसा ही करेंगे, फोर्सेस के कंपोनेंट करेंगे और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस को इक्वेट करेंगे। अगर इक्विलिब्रियम है तो, इक्विलिब्रियम नहीं है भाई, हमने दो चीजें सीखी कि फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में है ना, तो अपन क्या कहेंगे कि x में सेपरेट जीरो, y में सेपरेट जीरो। और मान लो फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो भी x वाला फोर्स इक्वल टू मास इनटू x वाला एक्सेलरेशन। ये देखो, अगर मैं कहूँ इफ नॉट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हुआ था तो ठीक है, इफ फोर्सेस आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, फोर्सेस मान लो मैं कहता हूँ इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो क्या करोगे, तो आप कहोगे सर ये होता है नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप इंटू मास इंटू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो तुम कहोगे सर एक्स का फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्स का एक्सेलरेशन, y का फोर्स इक्वल टू मास इंटू y का एक्सेलरेशन, z का फोर्स इक्वल टू मास इंटू z का एक्सेलरेशन। मैंने कहा ना, अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल में लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही आएगा, अगर कोई फोर्स वर्टिकल में लग रहा है तो उसका एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल में ही आएगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं ला सकता, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं ला सकता। ये दुनिया में हर जगह सही है जहां जहां वेक्टर ट्रीटमेंट करेंगे, है ना। तो भाई अगर सिंपल सी बात आई, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड है मतलब इक्विलिब्रियम में है, तो x में अलग जीरो, y में अलग जीरो, z में अलग जीरो, कैंसिल कर देंगे। और अगर इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो x में अलग मास इनटू एक्सेलरेशन, y का नेट फोर्स, ये नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ जेड, कि x में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू x का एक्सेलरेशन, y में नेट फोर्स इक्वल टू सिग्मा मास इनटू y का एक्सेलरेशन, z में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू z का एक्सेलरेशन। ठीक, जल्दी से लिखिए, अब अपन एक एक करके आगे स्टार्ट। मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मतलब बता दिया, कहीं भी इक्विलिब्रियम वर्ड लिखा हो, ठीक है।
चलिए एक आसान सा सवाल करेंगे। एक पार्टिकल है, इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स इधर की तरफ F, 37 डिग्री पे। एक फोर्स इधर की तरफ 100 न्यूटन का, ये F1 है। और एक फोर्स इधर की तरफ, ये F2 है ना। ये 3 फोर्सेस एक पार्टिकल पे लग रहे हैं। एक फोर्स आपको 100 न्यूटन दे रखा है, एक F1 अननोन है और एक F2 अननोन। ये कोई पार्टिकल है ना। इफ द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, if the particle is in equilibrium, find F1 and F2। F1 F2 की वैल्यू बताना। ये पहला क्वेश्चन मैं ही बताऊंगा। इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड F1 F2। भाई अपन ने तो क्या सीखा है कि अपने को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सॉल्व करना है। तो कंपोनेंट्स कर लो। F1 का ये कंपोनेंट होगा F1 cos 37 and cos 37 is 4/5, so it is 4F1 by 5। और ये कंपोनेंट होगा F1 का F1 sin 37 मतलब 3F1 by 5। तो मैंने क्या किया, F1 के कंपोनेंट्स कर लिए, है ना। अब अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो बेटा ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बैलेंस होगा, ये फोर्स और ये फोर्स, और ये फोर्स और ये फोर्स बैलेंस होगा। तो मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या लिखूंगा कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या क्या लिखेंगे। एक तो 4F1 by 5 इक्वल टू F2। ऐसा कि मान लो मैंने हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन, तो हॉरिजॉन्टल में एक तरफ फोर्स था F2, एक तरफ फोर्स था 4F1, तो ये आपस में बैलेंस होंगे। वर्टिकल में लिखूं तो क्या लिखूंगा, तो वर्टिकल में मुझे दिख रहा है कि 3F1 by 5 is equal to 100 न्यूटन। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। 3F1 by 5 is equal to 100। यहाँ F1 की वैल्यू आ रही है 500 by 3 न्यूटन। कितनी आ रही है, 500 by 3। और F1 को फर्स्ट इक्वेशन में रख दो तो F2 मिल जाएगा। So F2 is equal to 4 by 5 into 500 by 3। ये 100 बार में कैंसिल हुआ, that is 400 by 3। ये रहे F1 F2 के आंसर, है ना। तो मैंने सिंपल आप कंसेप्ट समझो तो क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किए। क्यों बैलेंस किए, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पर नेट फोर्स 0 होगा। तो मैंने नेट फोर्स को वेक्टर साइन से कैसे सोचा कि हॉरिजॉन्टल में अलग बैलेंस करेंगे, वर्टिकल में अलग बैलेंस करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को तो चैट पे लिख के या अनम्यूट करके पूछो, नहीं तो उसको नोट करो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को दे रहा हूं। आसान ही है, फिर भी आपको ही करना है ना। ये 100 न्यूटन है, ये 80 न्यूटन है, ये एंगल 90 डिग्री है ना, और ये एंगल 37 डिग्री है। ये F1 है, ये F2। If particle is in equilibrium, if particle is in equilibrium, find F1 and F2। अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो F1 F2 बताइए, बताइए। चलिए आपको करना है। ये एंगल भी 90 डिग्री है ना, ऑब्वियसली दिख रहा है। पहले तो अपने को ये सीखा है अपन ने जीवन में, ये तुरंत से कंपोनेंट करते हैं, है ना। ये तो दिख रहा है,
है ना, ये 90 डिग्री, बस ये दिक्कत है, इसके कंपोनेंट करेंगे। तो इसका कंपोनेंट कर रहा हूँ मैं इसको से काट दे रहा हूँ। इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा f1 sin 37, sin 37 मतलब 3/5, सो इट इज 3f1/5, और f1 का कंपोनेंट इस तरफ आएगा 4f1/5। ये किया है मैंने f1 के कंपोनेंट। अब सारे फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, सारे फोर्स कहाँ हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ध्यान से देखिए, है ना, ये दोनों फोर्स तो ऑलरेडी ऑपोजिट थे, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। F2 और F 100 इधर ही था, 90 डिग्री पे सब थे, बस ये फोर्स किसी एंगल पे था, तो मैंने इसके कंपोनेंट कर दिए इधर और इधर, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कर दी, हॉरिजॉन्टल अलग वर्टिकल अलग। और हम जानते हैं कि सेपरेट डायरेक्शन को अलग अलग बैलेंस करते हैं। तो मैं देखो, मैं हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिख रहा हूँ, कहाँ लिख रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल में। इधर 80 से खींच रहे हैं और इधर इन दो फोर्सेस से खींच रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा, 4f1/5 प्लस f2। इधर से खींचने वाले कौन कौन है, 4f1/5 और f2। उधर से खींचने वाला कौन है, 80। ये रही हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन, 4f1/5 प्लस f2 इक्वल टू 80। और वर्टिकल की इक्वेशन देखो, ऊपर खींचने वाला कौन है, 3f1/5, नीचे खींचने वाला कौन है, 100। तो वर्टिकल में लिखेंगे 3f1/5 इक्वल टू 100। तो यहाँ से f1 की वैल्यू आएगी 500/3 न्यूटन। F1 कितना आएगा, 500/3। वर्टिकल में दो ही फोर्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। हॉरिजॉन्टल में एक तरफ दो, एक तरफ एक। F1 की वैल्यू अब यहाँ रखो, तो 4/5 इंटू F1 500/3 प्लस F2 इज इक्वल टू 80। ये कैंसिल होगा और यहाँ से F2 की वैल्यू आएगी 80 माइनस 400/3। कितनी आएगी, 80 माइनस 400/3, मतलब ये आ रहा है -160/3। यही आ रहा है, -160/3। क्यों आया ऐसा, माइनस का क्या मतलब, माइनस का मतलब है यहाँ कि आपने ये जो डायरेक्शन मानी है, भाई वेक्टर में माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट। ये माइनस का मतलब है आपने जो ये F2 इधर माना है ना, ये इधर नहीं होना चाहिए भैया, बल्कि इधर होना चाहिए। तो 160/3 न्यूटन का फोर्स इधर लगेगा, कि 80 और 160/3 मिलकर के F1 के इस कंपोनेंट को बराबर करेंगे। F1 का ये कंपोनेंट कितना है, 4f1/5। तो 4f1/5 को कौन बैलेंस करेगा, 80 और 160/3 मिलकर, इसीलिए आंसर नेगेटिव है। F2 इज नेगेटिव, इसका मतलब F2 की जो डायरेक्शन हमने मानी है वो गलत है। उधर F2 लग के कभी इसको बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, मतलब F2 हमेशा ऑपोजिट में आएगा इस केस में, इस डेटा के लिए, है ना। दिस इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव आंसर। अगर कभी ऐसा आपने माना और वो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि अपन ने जो डायरेक्शन मान के सॉल्व करनी स्टार्ट की है वो गलत है। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और, ये फोर्स है 100 न्यूटन, ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2, ऐसा दे रखा है ना। ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री। तो आपसे पूछा है फाइंड F1 एंड F2 फॉर इक्विलिब्रियम, फाइंड F1 एंड F2 फॉर इक्विलिब्रियम। बताइए, ये एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है। सॉल्व कीजिए F1 F2 की वैल्यू।
करो सब लोग, मैं भी कर रहा हूँ। पहले मैं F1 के कंपोनेंट कर रहा हूँ। तो इधर की तरफ आएगा 4F1/5 और इधर की तरफ आएगा 3F1/5। मैं F2 के कंपोनेंट कर रहा हूँ। इधर की तरफ आएगा 3F2/5 और इधर की तरफ आएगा 4F2/5। ये मैंने F1 F2 के कंपोनेंट कर दिए। अभी F1 F2 की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट्स की जरूरत है। हॉरिजॉन्टल में बैलेंस करेंगे तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखूंगा 4F1/5। तुम्हें खुद से करना है तो अपना लिख के आंसर लिखो चैट पे, तो मैं अपने आप सॉल्व कर रहा हूँ। तो F1 इक्वल टू आ रहा है 3/4F2। और अब मैं वर्टिकल में सॉल्व कर रहा हूँ। तो वर्टिकल में क्या है इक्वेशन, 3F1/5 ऊपर प्लस ऊपर ही दूसरा फोर्स 4F2/5 इक्वल टू 100। तो यहां से आएगा F1 3F1 प्लस 4F2 इक्वल टू 500। ये दूसरी इक्वेशन। F1 की वैल्यू मुझे पता है, F2 के टर्म में रख देंगे। F1 कितना है 3/4F2। ये हो गया यहाँ से 9/4F2 प्लस 4F2 इक्वल टू 500। यही आ रहा है 16 और 25 हो गई। तो यहाँ से F2 की वैल्यू आ रही है 500 गुना 4/25। तो F2 आ रहा है भैया 80 न्यूटन। कितना आ रहा है 80 न्यूटन। F2 80 न्यूटन आ गया, यहाँ रख देंगे तो F1 मिल जाएगा। तो 3/4 into 80 मतलब 60 न्यूटन। So the answer is F1 is 60 Newton and F2 is 80 Newton। ये उत्तर जिन लोगों ने लिखा होगा उनका सही होगा। नाम देखने पाएंगे। सोजल सही था, प्रियांशु गलत आया दूसरा, लिवान सही है, प्रियांशु दोबारा गलत आया, विकास सही है, और बस इतने लोगों ने लिखा है। बात समझ आ गई। फिर आगे ना एक छोटी सी चीज है जो पता होनी चाहिए, कई बार उससे जीवन आसान हो जाता है, बट बहुत यूज नहीं होता, बट फिर भी तुम कहोगे नहीं बताया, इसलिए बता रहा हूँ। लेमीज थ्योरम। क्या कह रहा हूँ, लेमीज थ्योरम। तुम्हें पहले सिखा चुका हूँ ये, याद करो। मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज बताई थी, साइन रूल। ये वही है। लेमीज थ्योरम क्या कहता है कि मान लो एक बॉडी है या एक पार्टिकल है, इस पे 3 फोर्स लगते हैं। ये F1 तीन ही फोर्स के लिए सही है, F2 एंड F3 तीन फोर्स लग रहे हैं। F1 के सामने का एंगल है अल्फा, F2 के सामने का एंगल है बीटा, F3 के सामने का एंगल है गामा। है ना। कहते हैं कि इफ अ बॉडी is in equilibrium under 3 forces, और ऑब्वियस सी बात है ये तीनों फोर्सेस कोप्लेनर होंगे तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है, तो एक ही प्लेन में होंगे। इफ ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर 3 फोर्सेस देन, और ये फोर्सेस उनके सामने के एंगल ऐसे होंगे बाय ज्योमेट्री, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं F1 अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन इक्वल टू F2 अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन इक्वल टू F3 अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन। दिस इज लेमीज थ्योरम कि फोर्स अपॉन उसके सामने के एंगल का साइन, इनका ये इक्वल होते हैं। ये लेकिन तभी सही है जब बॉडी इक्विलिब्रियम में हो। किसमें हो, इक्विलिब्रियम में। वो भी सिर्फ 3 फोर्सेस। कल को 4 फोर्स लग गए तो ये नहीं लगा पाएंगे, 5 फोर्स लग गए तो नहीं लगा पाएंगे। अगर बॉडी पे 3 ही फोर्स लग रहे हैं और उन तीनों फोर्सेस के अंडर बॉडी इक्विलिब्रियम में है और उनके सामने के फोर्सेस और एंगल हमें दे रखे हैं, तो हम ये लिख सकते हैं। तो अपने पास ये 3 फोर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के 2 मेथड, एक लेमीज थ्योरम और एक भैया ये कंपोनेंट करेंगे, एक ही बात है।
इसको आप लेमीज थ्योरम से सॉल्व करते तो भी सेम आंसर आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेमीज थ्योरम की अपनी लिमिटेशन है। क्या है लिमिटेशन? कि 3 फोर्सेज, देखिए यहाँ देखो अपन ने 3 से ज्यादा फोर्सेज में ये सॉल्व कर लिया। यहाँ 4 फोर्स थे, 100, F1, F2, 80। यहाँ लेमीज थ्योरम नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो यहाँ अपने को कंपोनेंट करके ही करना होगा, तो अपने को कंपोनेंट करके करना आना ही चाहिए। लेमीज थ्योरम कई बार ऐसा लिख के जीवन आसान हो जाता है ना। तो इसलिए अपन कई बार लेमीज थ्योरम भी सीख लेते हैं। एक्चुअली ये साइन रूल ही है। आप इन फोर्सेस को जब शिफ्ट करोगे तो वो एक ट्रायंगल बनाएंगे, और उस ट्रायंगल के एंगल्स है, मेरे वहां बताया भी था कि कैसे शिफ्ट होकर के अल्फा बीटा गामा एंगल पे आ जाता है। तो ये लेमीज थ्योरम है। ये इनको शिफ्ट करेंगे तो एक्चुअली इनका सम जीरो है। सोच के देखो, अगर मैं कहूँ कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का सम जीरो है, इसका मतलब ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाएंगे, क्लोज ट्रायंगल। पॉलीगन लॉ याद है? 3 फोर्सेस या 5 फोर्सेस का सम जीरो है, इसका मतलब वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे। उसी तरह यहाँ ये तीनों फोर्सेस मिलकर अगर जीरो हो रहे हैं तो ये एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ये उन तीनों ट्रायंगल की साइड्स हैं, और ये उनके बाहर वाले एंगल्स हैं। ठीक है, जल्दी लिखिए। लेमीज थ्योरम ये कहता है, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यही लेमीज थ्योरम पे बेस्ड लिख दूं ना ऐसे ही, तुम्हारी इच्छा के लिए, क्योंकि तुम्हारी इच्छा होगी नहीं, हम तो लेमीज थ्योरम के सवाल ही करेंगे। तो मान लो ये एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल तुम्हारा 120 डिग्री है, ठीक है, और ये फोर्स तुम्हारा 100 न्यूटन है। तुमसे पूछ लें कि F1 F2 बताओ, क्या पूछ रहे हैं कि F1 F2 बताओ, तो कैसे बताओगे? पहले तो ये एंगल पता होना चाहिए। ये एंगल पता होने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होगा। तो ये एंगल आएगा भैया एक तो 150 डिग्री। कितना आएगा? 150 डिग्री। ये दिया हुआ नहीं भी हो सकता है, कि अपनी बुद्धि इतनी होनी चाहिए। फिर आप कहोगे सर अभी आपने जस्ट सिखाया लेमीज थ्योरम में क्या लिखते हैं, तो भाई क्या लिखोगे? F1 अपॉन F1 के सामने का एंगल कौन सा? देखो 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री इक्वल टू F2। F2 के सामने का एंगल कौन सा? 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री। और F3 मतलब 100 न्यूटन। 100 न्यूटन के सामने का एंगल कौन सा? 90 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेना, आपको साइन 120 साइन 150 पता है, आपका F1 F2 आ जाएगा। मतलब पहले एक बार इसको इक्वेट करना, तो यहाँ से F1 आ जाएगा, फिर एक बार इसको इक्वेट करना, तो यहाँ से F2 आ जाएगा। तो लेमीज थ्योरम से 3 फोर्सेस वाले क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आप कंपोनेंट करके भी सॉल्व कर सकते हो, कि आप इसके कंपोनेंट कर लेना। ये 100 न्यूटन है, ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा छोटा वाला। तो 100 cos 30 इज इक्वल टू F1, 100 sin 30 इक्वल टू F2। एक ही बात है। साइन 90, साइन 120 को तुम लिखोगे साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 इज cos 30। साइन 150 को लिखोगे साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस 60 इज cos 60। तो एक ही बात है, घूम फिर के वही होना है। ठीक, जल्दी लिखिए भैया। चलो भाई, ये अपना लेमीज थ्योरम खत्म हुआ। अब यहाँ से आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? ये तो अपन ने सीख लिया फोर्स क्या होते हैं, फोर्स कैसे बैलेंस करते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होती है, ये सब। अब जो चीज सीखने वाले हैं वो है फ्री बॉडी डायग्राम, जो यहाँ से आगे जीवन भर सीखते रहेंगे कि एमबीडी कैसे बनाते हैं। एमबीडी बनाना मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ये पूरे मैकेनिक्स की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। मैकेनिक्स मतलब यहाँ से आगे आप बहुत दिनों तक जो पढ़ने वाले हो, पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, वर्क बाय एनर्जी, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास रोटेशन, इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि फ्री मतलब बॉडी को फ्री करना पड़ेगा। फ्री का मतलब फ्री द बॉडी फ्रॉम ऑल कॉन्टेक्ट्स, बॉडी को हर कॉन्टेक्ट से फ्री कर दो, एंड ड्रॉ द corresponding contact forces, the corresponding contact forces। एक बॉडी को फ्री करने का मतलब उसको सारे कॉन्टेक्ट से फ्री करो, और उसका सारे कॉन्टेक्ट फोर्स, जहां जहां कॉन्टेक्ट था वहां हो सकता है कॉन्टेक्ट फोर्स हो, तो उसको कॉन्टेक्ट फोर्स ड्रॉ कर दो। ड्रॉ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स ऑल्सो, ड्रॉ नॉन कॉन्टेक्ट
फोर्स ऑल्सो, जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है वो भी ड्रॉ करो। अच्छा, ये ड्रॉ करना अपने लिए सबसे आसान होगा। अपने कोर्स में जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मिलेगा वो अभी mg है, बस वेट। आगे चलोगे तो तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स और मिल जाएगा, बट अभी अपने को सिर्फ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स एक ही मिलेगा, mg। देखो कितनी शानदार बात है कि अभी अपन जो फोर्सेस सीखने वाले हैं उसमें mg के अलावा, मतलब उसके वेट के अलावा सब के सब फोर्स कैसे हैं, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि बॉडी को फ्री करो उसके सारे कॉन्टेक्ट से, और उस पर वो सारे फोर्सेस ड्रॉ करो जो इस पे लग रहे हैं, है ना। एप्रोप्रिएट पॉइंट कहाँ वो लग रहा है, एप्रोप्रिएट डायरेक्शन के साथ, है ना, उसको ड्रॉ कीजिए। और वही कहते हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, मतलब हमें एक बॉडी को फ्री करके उस पे सारे फोर्सेस को ड्रॉ करना है। सारे फोर्सेस मतलब ऑल द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ बॉडी, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ड्रॉइंग ऑल द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, और उसमें भी सिर्फ एक्सटर्नल ड्रॉ करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ बॉडी। ड्रॉइंग ऑल द कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अ बॉडी। इंटरनल क्यों नहीं ड्रॉ करते हैं, क्योंकि उनका सम तो जीरो होने वाला है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने का यही मतलब। और एक बार आपने बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अगर वो फोर्सेस बैलेंस हैं तो उनका सम जीरो होगा, और अगर वो फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो उनको लिखेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई फ्री एफबीडी ड्रॉ करना तो एक काम था। एक बार आपने एफबीडी ड्रॉ कर लिया, एफबीडी में आपने क्या ड्रॉ किया, सारे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो एक्सटर्नल है। फिर आप कहोगे कि सर आपने सिखाया कि इफ सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू जीरो, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, और if sum of external force is not equal to zero, then क्या लिखेंगे, sum of external force equal to mass into acceleration। खत्म कहानी। मतलब सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस लिखो, ड्रॉ करो, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी लिखो, और फिर देखो उनका सम क्या आ रहा है। जीरो आया तो बैलेंस होगा, जीरो नहीं आया तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, चैप्टर खत्म। यही करना है, यहीं से एक एक करके सारे फोर्स सीखेंगे, mg, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल, सब में यही करेंगे। उसको ड्रॉ करना सीखेंगे, फ्रिक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, टेंशन कैसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या डायरेक्शन होती है। हाँ, ये ध्यान रखना होता है जब एफबीडी ड्रॉ करते हैं तो फोर्सेस आर ड्रॉन एट करेक्ट पॉइंट, सही पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं विथ करेक्ट डायरेक्शन, विथ करेक्ट डायरेक्शन। और यही हम एक एक करके सीखने वाले हैं हर फोर्स के लिए। वो फोर्स कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल बॉडी पे कैसे लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंशन कैसे लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रिक्शन कैसे लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही करने वाले। एक बार वो फोर्स सीख गए फिर तो हमें ये कहानी करनी है कि अगर बैलेंस है तो सम जीरो कर देंगे, बैलेंस नहीं है तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जल्दी लिखिए।